ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। रविशंकर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी 2017 में, और ये प्लानिंग ना 15 से ही करना स्टार्ट कर दिया था इसने। 15 सॉरी 16 से ही स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। और अभी जब मेरे सपोर्ट में मेरे फादर खड़े हैं, मेरा भाई खड़ा है, तो ये चीज़ें शायद फिर से दोहराई जाए, इसीलिए मेरे को ये वीडियो पोस्ट करना पड़ा। रविशंकर ने उस टाइम पे अपने आप को सही साबित करने के लिए और मुझे गलत और मेरी फैमिली को गलत साबित करने के लिए ये चीज़ की थी। जहां वो पैसा दे पा रहा था वो पैसा दे के, जहां पे दारू दे पा रहा था वहां पे दारू दे के, जहां पे उनकी फिजिकल नीड किसी की होती है, गंदी आदतें, वो पूरी करके वो मेरे फैमिली को कानूनी पचड़े में फंसाना चाह रहे थे, मेंटली हरास कर रहे थे। रविशंकर ने अपने जो है रिश्तेदार जो हैं उनका कांटेक्ट का यूज करके, जो दिनेश नौबस्ता के हैं, मेरी बहन के यहाँ जो है प्रॉब्लम क्रिएट की थी उस टाइम पे, ताकि वो सबसे बोल सके कि नहीं, ये भाई बहन का तो यही चीज चलता है। और खुद दीपा के घर जा करके उसकी फैमिली से अपनी शादी तय करके मेरे घर पे दहेज प्रथा का केस कराया था। भाई ये बंदा मीठी छुरी है, तो इनकी बातों में सोच समझ के आइए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इनका तो समय खराब ही है, इनके जो बातों में आता है ना उसका भी सत्यानाश होना तय ही रहता है। जो नहीं मानता है इनकी बात, वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहता है। मेरे बहनोई ने नहीं मानी थी रविशंकर की बात, इस बंदे सुअर की शक्ल के बंदे की, जो कि फौज की नौकरी करता है, इसकी बात नहीं मानी थी, तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे से रह रही। और दीपा ने मान ली थी कि रविशंकर उनसे शादी करेंगे। शादी का छोड़ो, बंदे ने डाइवोर्स भी करा दिया। केस हारी तो हारी, ठीक है, तो सच्चाई की जीत हमेशा होती है। तो रविशंकर के बहकावे में मत आइए। जिनके लिए है वो चीजें समझ गए होंगे, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा भी सत्यानाश होना तय ही है। इसी वजह से मैं ये स्टोरी शेयर कर रही हूं कि गलत का साथ अगर दोगे ना, जिसकी नैया डूबने वाली है, गलत का झूठ का साथ दोगे ना, तो तुम्हारी लुटिया भी डूबनी ही है। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, बर्बादी से बच जाओगे। ये वीडियो मेरा पूरा देखिएगा, शायद बहुत से लोगों को कुछ सीखने को मिल जाएगा इस स्टोरी से, और रविशंकर की गलतियों से, रविशंकर, दीपा और बाकी लोगों की गलतियों से। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मेरे वीडियोस होते हैं ज़्यादातर मेरी रियल लाइफ पे होते हैं, और मैं अपनी जो स्टोरी शेयर करती हूँ, जो मैंने 18.5 साल में सहा है, जिया है, जो टाइम अच्छा हो बुरा हो, अच्छा टाइम तो नहीं देखा है, हाँ बुरा टाइम रविशंकर के साथ बहुत देखा है। और मैं बोलती हूँ अपने ससुराल, अपने फौजी भगोड़े पति के लिए उनसे प्रताड़ित होकर के मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, क्योंकि मेरी कहीं पे भी नहीं सुनी गई, इसलिए मेरे को सोशल मीडिया पे बोलना पड़ा। इस टॉपिक पे, जो टॉपिक आज मैं बोलने जा रही हूँ ना, इस टॉपिक पे नहीं बोलना चाह रही थी मैं। ये स्टोरी मैं नहीं चाहती थी शेयर करना, पर मुझे अब मजबूरी में शेयर करनी पड़ रही है, क्योंकि आज नहीं कल तो ये चीज़ सामने आएगी ही आएगी, इसलिए मेरे को करना पड़ रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा पति रविशंकर फौज में है और बहुत ही अय्यास इंसान है। मतलब पति मिले गंवार पर ना मिले छिनार, वही लैंग्वेज, ये लाइन ना मेरे
पति पे एकदम फिट बैठती है। मतलब अगर गंवार इंसान से आप शादी कर लो वो ठीक है, पर कैरेक्टर का छिनार नहीं होना चाहिए। सॉरी, मेरी लैंग्वेज बहुत से लोगों को वल्गर लग रही होगी, खराब लग रही होगी, पर क्या करूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसे वर्ड यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोल दूँ भाई, किसी का भी पार्टनर अगर आपको पता हो ना, सबसे पहली बात कि मतलब पति हो या पत्नी हो, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर पता है ना कि भाई तुम्हारा पार्टनर चीटर है, धोखेबाज है, अय्यास है, कई औरतें या आदमियों को फंसाने वाला है, तो ऐसे इंसान को कभी भी, जो ऐसे इंसान होते हैं ना, कभी भी आपका दोस्त हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, अपने बाकी लोगों से दूर रखो। क्योंकि ये खुद की लाइफ तो झंड कर ही लेते हैं भाई, और साथ में रिश्तेदारों की लाइफ में, दोस्तों की लाइफ में बहुत कलेश मचाते हैं। मतलब इनकी नज़रें इतनी गंदी होती है ना कि ये नहीं देखते वो मेरी दोस्त की बीवी है, या जो है मेरे दोस्त की बहन है, या फिर ये किसी दो रिलेटिव की बहू है, नहीं देखते। ये वर्ड मैं खास करके रविशंकर के लिए बोलना चाहूंगी। रविशंकर की नज़र में सिर्फ वो एक औरत होती है, सिर्फ एक औरत है। उसकी उम्र क्या है मैटर नहीं करता, वो 55 साल की भी होगी, बंदा उस पर लाइन मार लेगा, और अगर मौका मिल गया तो हाथ भी साफ कर लेगा, रिलेशन बना लेगा। 55 साल की एज तक का तो मेरे को पता है, अब उसके ऊपर की एज की हो तो मेरे को नहीं पता। और ये बात आज मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि रविशंकर ने दुनिया में कुकर्म किए तो किए, बंदे ने दुनिया में किए तो किए। जो मेरी पहले भाभी थी ना, मेरी फर्स्ट भाभी, दीपा नाम था उनका, रविशंकर का उनसे भी चल रहा था, उनकी वजह से डाइवोर्स हुआ मेरे भाई का। और आज ये चीज़ मेरे को इसलिए बोलनी पड़ी ना कि मेरे भाई की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, और वो रिकॉर्डिंग में मैं आपको सुनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में जो हुआ। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, मेरे भाई की शादी थी, सब लोग बहुत खुश थे घर में। समथिंग शायद 2015 में शादी थी, फरवरी में, दीपा नाम की लड़की से। घर में बहुत खुश थे भाई, दामाद जी को भी बुलाया गया, रविशंकर को भी बुलाया गया। उनके कुकर्म जो है ना, उसके बावजूद मतलब वो, मेरे घर वालों को था कि भाई बेटी को टॉर्चर करता है कोई बात नहीं, पर घर का बड़ा दामाद है तो उसको इज्जत देनी चाहिए। पहले रवि की ये अय्याशियों की कहानियां ना, ये रखेल रंडीबाजी वाला जो है खेल किसी को पता नहीं था उस टाइम पे, और रवि की रखेलों वाला सिस्टम सिर्फ मेरे को पता था, गर्लफ्रेंड वाला, और किसी को नहीं पता था। शायद मैं अपनी फैमिली में ये चीज़ पहले बोल दी थी ना, तो मेरी फैमिली को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी। मतलब मेरे रविशंकर की से शादी की वजह से किसी और की लाइफ खराब नहीं होती, खास करके मेरी फैमिली में। तो ये इतना नीच इंसान है ना, गिरा हुआ इंसान है कि अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी के साथ भी लोट लेगा, सो जाएगा। पैसा, पावर, दारू, फिजिकली, हर एक तरीके से बंदा, हर एक तरीके से ये अपने आप को साबित करने के लिए सही गिर जाएगा। किसी के साथ सोना भी पड़ा ना तो सो जाएगा, पैसे देने पड़े तो दे देगा, दारू पिलानी पड़ी तो वो भी कर देगा, नॉनवेज खाने वाला बंदा होगा तो नॉनवेज खिला के वो कर लेगा। मतलब साम दाम दंड भेद हर एक चीज वो इस्तेमाल कर लेता है रविशंकर, अपने आप को सही साबित करने के लिए। मेरे भाई की शादी थी, बुलाया गया रविशंकर को, रविशंकर के कई दोस्त गए थे मेरे भाई की शादी में, और शायद समथिंग उस टाइम पे रविशंकर ने, मेरे को कंफर्म नहीं पता, पर शायद 29 या 39 हज़ार की दारू और स्नैक्स अपने शराबी दोस्तों में पिलाई थी। पूरा एक वो होता नहीं अड्डा, वो बुक कर रखा था रविशंकर ने अपने अय्याश कबाबी शराबी दोस्तों के लिए। और ये मेरे कुछ रिलेटिव्स को भी पता है। शादी हो गई अच्छे से। तो मेरे मम्मी के दो दामाद हैं, एक प्राइवेट जॉब में और एक गवर्नमेंट जॉब में। एक चंडीगढ़ के हैं
बहुत ही शरीफ इंसान है, बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे व्यक्ति हैं, नशा वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ, सिर्फ खाने पीने के शौकीन है। और दूसरी तरफ रविशंकर, अय्यास नंबर 1, दारूबाज, और क्या ही बोले उनकी तारीफ में। लड़ाई और बेइज्जती करने में, गाली गलौज करने में नंबर 1। जहाँ पे भी 10 रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं तो दारू पी के गाली देना इनका परम कर्तव्य और धर्म है, बेइज्जती करना। जहाँ पे भी मेरे घर के 4 रिश्तेदार इकट्ठा हो जाएंगे वहाँ पे रविशंकर का नाटक नौटंकी करना ज़रूरी है। और नौटंकी करना इसलिए क्योंकि पर्वतखेड़ा गांव में नौटंकी हर एक उस पे होती है। हर एक जैसे होता नहीं है, तिलक हुआ तो नौटंकी कर ली, किसी को बच्चा पैदा हुआ तो नौटंकी कर ली, किसी की शादी हुई तो नौटंकी कर ली, वैसे ही मतलब नौटंकी आम है। तो वो रविशंकर के शायद ब्लड में है नौटंकी करना। तो मेरे भाई की शादी हुई, शादी में रविशंकर ने जितना दारू पी के नाटक करना था कर लिया, उसके बाद भी झगड़ा कर लिया, वहां तक भी ठीक था। शादी उस टाइम पे हम जबलपुर में रह रहे थे, मैं, प्रिंस और रविशंकर, हम जबलपुर से आए थे, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन तक सब ठीक ठीक चला। मेरी भाभी जो थी दीपा, रविशंकर उनके घर होके आए। उनके गांव का नाम और पूरा नाम, उनके फादर का नाम मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि उनकी शादी हो गई है दूसरी जगह, तो मैं नहीं चाहती उनकी शादीशुदा लाइफ में अब प्रॉब्लम्स आए, इसीलिए मैं उनके बारे में बाकी डिटेल नहीं दे रही, ठीक है। कैसे क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, पर ये दोनों लोग कांटेक्ट में आ गए। रात रात भर दोनों की बातें चल रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। रविशंकर हमारे यहाँ, जहाँ जबलपुर में मैं रह रही थी, वहाँ पे 2 रूम थे। एक में मैं और प्रिंस सोते थे। ये 2014 के बाद की बात है, 2015 में मेरे भाई की शादी हुई शायद, 15-16 में तब की बात मैं बता रही हूँ। उसके बाद जो है रविशंकर दूसरे कमरे में लेटते थे। उस टाइम पे कीपैड मोबाइल चलता था ज़्यादातर, तो रविशंकर के पास वही था। अब कीपैड मोबाइल में तो ये प्रॉब्लम होती ना कि भाई हम डिटेल नहीं निकाल सकते, तो जैसे मैसेज आता रात में तो मैं रविशंकर से पूछती, भाई ये मैसेज किसका है, नहीं बताते। बाहर जाते बात करके नंबर डिलीट कर दिया, कहानी खत्म हो गई उसमें। यहाँ पे भी सबके सोने के बाद मैडम बात करते रहते, दोनों लोग, ये चल रही थी, हमें पता ही नहीं था। फिर अचानक से उनका व्यवहार एकदम चेंज हो गया। जो दीपा थी मेरी फर्स्ट भाभी, उनका व्यवहार चेंज हो गया और बोलते हुए भी शर्म आती। भाई रविशंकर का उनके साथ अफेयर चल रहा था, मतलब इनको ये भी समझ में नहीं आया कि मैं अपने साले की बीवी को जो है के साथ ऐसा कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, पहले मुझे वो नहीं पता था कि, हमें ये नहीं पता था कि जो मेरी पहली वाली भाभी हैं वो रिलेटिव है मेरी नंद के यहाँ की, अर्चन देवी, जिसको हम करकंधा भी बोलते हैं, करकंधा, क्योंकि जितना वो शकल से है ना वैसे उनका दिल भी है। उनकी फोटो भी मैं लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। रविशंकर भाभी के घर भी होके आए थे, बात भी कर रहे थे। फिर उन्होंने उन्होंने दहेज प्रथा का केस लगा दिया, जबकि उन्हें परेशान ही नहीं किया गया, हमारी तरफ से कोई डिमांड ही नहीं की गई थी। क्योंकि जो मेरे फादर है वो पूरा मतलब एक संपन्न परिवार है उधर, प्रॉपर्टी के उस पे, इसलिए पैसे से और हर एक चीज़ से वो फुलफिल हैं, उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, जो मेरा मायका है। तो उन्हें ये था कि बहू अच्छी मिलनी चाहिए, बस एक गरीब घर की लेके आएंगे। वो सिर्फ उनका इतना था कि मैं, मेरे पापा का इतना था कि मैं हूँ, मेरी बीवी है, मतलब मेरी माँ, मेरे पापा और भाई, और वो 4 जन हो जाएंगे और 4 लोग आराम से घर में रहेंगे,
क्योंकि दोनों बेटियों की तो शादी हो गई, बेटियां अपने अपने घर में हो गई। पर रविशंकर की गंदी नजर ना उनके ऊपर पड़ी, दीपा के ऊपर, और उन्होंने उनको फुसलाया। इधर दीपा ने जो है मेरे घर पे केस, मेरे फादर पे केस कर दिया, मेरे फादर पे, बाकी सब पे दहेज प्रथा का केस कर दिया, कंप्लेन की गई। और सबसे बड़ी बात, उस कंप्लेन में मेरा और रविशंकर का नाम नहीं था, पर बाकी मेरी पूरी फैमिली का नाम था। और जब ये कंप्लेन हुई है ना, तो मैं अपने फादर के घर पे थी, मेरी बहन चंडीगढ़ में अपने ससुराल में थी, और मैं अपने घर में रायबरेली में अपने फादर के घर में थी। मेरा नाम नहीं डाला गया, पर मेरी बहन का और उसके हस्बैंड का नाम डाला गया, जबकि वो थे ही नहीं वहां पे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि चालाकी और चालसाजी किसकी थी। सारा कुछ खेल ना रविशंकर के बोलने पे रचा जा रहा था। रविशंकर उस टाइम पे अपने घर में पर्वत खेड़ा में थे, अपनी जान मन भाभी के साथ, सुनीता। छुट्टी आ रखे थे हम लोग जबलपुर से रैवली कुछ दिन के लिए, उसी टाइम पे ये चीजें हुई हैं। ठीक है, ये हुआ, दहेज प्रथा का केस हो गया। और इधर रविशंकर ने मुझे घर से निकाल दिया। बाद में चीजें ऐसे सामने आई कि जब उधर से भाभी ने दहेज प्रथा का केस किया, दीपा ने, भाभी क्या बोलते, दीपा मेरी एक्स जो थी भाभी, दीपा, जब उन्होंने दहेज प्रथा का केस कर दिया, तो मेरे फैमिली मेंबर्स ने डाइवोर्स का केस डाल दिया। और जो सच्चा होता है ना, सबसे बड़ी बात, जो सच्चा होता है दुनिया में, मैं हूं, आप हो, रविशंकर हो, दीपा हो, कोई भी हो, कोई भी, जो सच्चा है ना, सबूत अपने आप आ जाते हैं। झूठे के झूठ बिलबिला सकता है कुछ टाइम के लिए, पर उसके हाथ पैर नहीं होते। वही उनके केस में भी हुआ, दहेज प्रथा का केस खारिज हो गया, क्योंकि जो एलिगेशन उन्हें लगाए थे वो साबित ही नहीं कर पाए। हाँ, उसके बाद डाइवोर्स का केस जो हमारी तरफ से हुआ था, कुछ साल चलने के बाद वो क्लियर हो गया, जीत गए। पर वो जाते जाते ये जरूर बोल के गई कि सब कुछ रविशंकर के बोलने पे हुआ था। रविशंकर की प्लानिंग ये थी कि तुम अपने पति को तलाक दे दो और मैं अपनी बीवी को निकाल दूंगा, फिर हम दोनों लोग शादी कर लेंगे। जो दीपा थी, उन्होंने तो दहेज प्रथा का केस कर दिया था। उन्हें ये था कि भाई दहेज प्रथा में सब लोग अंदर चले जाएंगे। और रविशंकर का ये हुआ कि जब सानू अकेले पड़ जाएंगी तो सानू लड़ नहीं सकती, क्योंकि सानू प्रियांशु ही अकेले बचेंगे, सानू की हेल्प करने वाला कोई नहीं रहेगा बाहर। इनके यहाँ इनकी बहन, बहनोई, भाई, मम्मी, पापा सब तो जेल में चक्की पीसेंगे दहेज प्रथा के केस में। और मैं इधर सानू को मार के खत्म कर दूंगा और उनसे शादी कर लूंगा। क्योंकि 2017 में रविशंकर ने मेरे को जान से मारने की कोशिश की थी, उसका मेडिकल भी मैंने लगाया है उस टाइम का। तो मैं तो मरी नहीं। जब मैं मरी नहीं, तो मैंने रविशंकर की यूनिट में कंप्लेन किया था। और रही उनकी बात, तो उनके लिए दहेज प्रथा का केस हो गया। अब भाई प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने तो रविशंकर को तलाक दिया नहीं। जब मैंने रविशंकर को तलाक दिया नहीं, तो वो शादी कर नहीं सकती हैं। फिर वो हाथ पैर जोड़ने लगी कि भाई मैंने रविशंकर के बोलने पे ये सब चीजें की थी, दहेज प्रथा का केस वगैरह, तो मेरे को माफ कर दो और घर में वापस ले लो। ये चीज वो कोर्ट में भी बोल के गई है कि सब कुछ रविशंकर के उस पे हुआ है। और सबसे बड़ी बात, 2021 में मैं लखनऊ में शिफ्ट हुई हूँ, रविशंकर के मोबाइल में तब तक था नंबर, और तब तक वो दीपा के साथ बात कर रहे थे प्रॉपर। तो इस बंदे की वजह से मेरे भाई का घर पहले टूटा था। ये आज स्टोरी मैं इसलिए शेयर कर रही हूं ना कि क्योंकि शायद वो नौबत फिर से आ रही है। एक ये रंडीबाज इंसान
खुद की भाभी से और पता नहीं कितनी लौंडियों से चक्कर चला रखा है इस बंदे ने। खुद की जिंदगी की तो तहस नहस मार रखी, हेल कर दी, और दूसरे की लाइफ में घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है। तो रविशंकर का जो है, मैं ये बोलूं कि रविशंकर का टारगेट सिर्फ मेरी एक्स भाभी ही नहीं थी, इनका शिकार और भी लोग हैं, और भी औरतें हैं। और आज मैं उस बंदी का नाम इसलिए ले रही हूं ना, क्योंकि आगे जो चीज मैं आपको बताऊंगी ना, और रिकॉर्डिंग भी रविशंकर की सुनाऊंगी, जो ये चीजें होने वाली है ना, उसकी मैं रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर प्रूफ भी दूंगी आपको कि ये क्या चीज होने वाली है। ये बंदा मुझे गलत साबित करने के लिए दूसरों की शादीशुदा जिंदगी में पैसे देके, शराब देके, जहां पे अगर किसी की फिजिकल नीड है वो पूरी करके आग लगा रहा है, दूसरों की शादी में आग लगा रहा है। तो इनका शिकार सिर्फ वही नहीं थी, और भी हैं। और भी मैं इसलिए बोलूंगी, कहते हैं इशारों को अगर समझो, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का। भाई किसी ने, ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, किसी ने जो है ना अपनी वाइफ को जो है नंबर दिया होगा, या फिर उसने कॉल किया होगा इनके मोबाइल, रविशंकर के मोबाइल से। रविशंकर के दोस्त हैं, ठीक है। जो होगा ना भाई समझ लेना, तुम लोग खुद, जो होगा ना खुद अपना चेक कर लेना, तुमको अगर नई चीज वो मिले तब बोलना। रविशंकर के दोस्त हैं साथ के, अपनी खैर खैरियत देने के लिए, या तो इन्होंने अपनी बीवी उन रविशंकर के मोबाइल से कॉल किया होगा, या फिर इन्होंने नंबर दिया होगा अपनी बीवी को कि भाई जब मेरा मोबाइल नहीं लगे, तुम जो है अपना इस बंदे से पूछ लेना कि मेरा पति ठीक है कि नहीं। होता है ये चीज़, नॉर्मल लोगों में ये चीज़ हो जाती है कभी कभी। मतलब जो फ्रेंड सर्कल होते हैं ना, तो उनकी वाइफें बोल देती हैं, जिनके पति फौज में होते हैं उनके वाइफें बोल देती है कि भाई अपने आसपास के कोई फ्रेंड का नंबर दे दो। ये कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह पे है और उस जगह पे उनका नंबर नहीं लग रहा है, तो अपने फ्रेंड के मोबाइल से कॉल कर देते हैं। सारे लोग गलत नहीं होते, सारे लोग गलत नहीं होते, मैं फिर बोल रही हूँ, तो सब अपने ऊपर मत लेना। पर रविशंकर के अंदर है ये, क्योंकि ये मैसेज मैंने खुद देखा। उनकी वाइफ ने मैसेज किया था कि भाई मेरा पति ठीक है कि नहीं करके, और उसके बाद दोनों लोगों की बातें कंटिन्यू चल रही थी, नॉर्मल बातें नहीं चल रही थी। मैं चाहती तो वो स्क्रीनशॉट भी निकाल के लगा सकती थी, पर मैं नहीं चाहती किसी का, किसी और का वैसे का घर टूटे। पर जो भी हो ना, जिसने भी ऐसा किया हो, अपनी वाइफ का नंबर दिया हो या रविशंकर के मोबाइल से अपनी वाइफ को कॉल किया हो, एक बार ना मोबाइल चेक जरूर करना उनका। क्योंकि आज ये चीज मेरे ऊपर आई है ना, कल आपके भी ऊपर जरूर आएगी। तो वक्त रहते समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे भाई ने भी भुगत लिया, मैंने भी भुगत लिया, मेरे भाई ने भी पहले भुगता है, मैं भी भुगत रही हूं। तो आपकी फैमिली नहीं टूटे तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा मतलब अपने उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ऐसी चीजें, ऐसी गलती की है ना, तो एक बार चेक जरूर करिएगा। चीजें आपके सामने खुद आ जाएंगी सामने। मैंने फोटोज चैट सब देखी थी, और मैं नाम भी नहीं लूंगी उनका यहाँ पे, क्योंकि मैं किसी के उसमें लड़ाई का जरिया बनना ही नहीं चाहती। और ये दीपा की स्टोरी आज मैंने बहुत मजबूरी में शेयर की, कि रवि ना अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। उनके पास रिटर्न में या फिर स्क्रीनशॉट या मैसेज नहीं होंगे, वो पैसे के दम पे ये चीज करते हैं। और रविशंकर के अंदर एक हुनर बहुत अच्छा है, लड़कियां फंसाने का, दूसरे की बीवी फंसाने का बहुत अच्छा हुनर है इस बंदे के अंदर। अपनी शकल का और पैसों का भरपूर फायदा उठाता है ये बंदा। और सबसे बड़ी बात भाई, कि
रविशंकर को जितना मेरे यहाँ भाई की फर्स्ट शादी में इज्जत दी गई ना, और उसके बाद जब ये रविशंकर के कारनामे पता चले हैं ना मेरे घर में, कि भाई घर ही की बहू को फंसा लिया बंदे ने, साले की बहू को फंसा लिया, उसको गुमराह किया। उसके बाद जब मेरे भाई की शादी हुई ना, तो रविशंकर की कुत्ते बराबर इज्जत थी, उसको पूछा ही नहीं गया, हमारे घर में बुलाया ही नहीं गया। हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, मेरे चाचा के यहाँ, मेरी बुआ के यहाँ, मेरे किसी भी रिलेटिव के यहाँ, किसी भी रिलेटिव के यहाँ, मेरे ससुराल वालों को और रविशंकर के जो दोस्त हैं ना, उनको नहीं बुलाया जाता। आप समझ सकते होंगे, ऐसे इंसान को कोई भी अपने घर में नहीं बुलाना चाहेगा जो किसी की बहू बेटी पे गलत नजर रखे। वो सिर्फ इसलिए झेल रहे थे क्योंकि मेरी शादी रविशंकर से हो रखी थी, मेरे को बुलाया जाता था, पर ये रहता था कि भाई मैं आऊं बस, रविशंकर या ससुराल का कोई और नहीं आएगा। मेरे यहाँ जो रविशंकर ने शादी अटेंड की थी, मेरी पूरी फैमिली में, पूरी फैमिली जो चाचा बुआ सबका मैं बता रही हूँ, वो सिर्फ मेरे भाई की शादी थी। जब रविशंकर की ये कारतूतें आई थी ना सामने कि ऐसा ऐसा इनका और फलाने का चल रहा था, दीपा का, उसके बाद से रविशंकर को मेरे यहाँ इनवाइट ही नहीं किया जाता था, घर में घुसने और बैठने की इजाजत ही नहीं थी। सबको ये लगता था भाई पता नहीं किसके ऊपर गाज गिरा दे ये बंदा, अब किसका नंबर लगा दे। तो रविशंकर का कैरेक्टर ऐसा है, बाजारू औरतों के पास का, और तो अपने अपने खुद की रिश्तेदारी में ये औरतें नहीं छोड़ता भाई, अपने खुद की रिश्तेदारी में नहीं छोड़ता ये बंदा औरत, तो दूसरे की रिश्तेदारी का तो हम छोड़ ही देते हैं, खुद के घर की बहू को नहीं छोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। इसीलिए जब मेरे भाई की दूसरी शादी हुई थी ना, तो इस बंदे को नहीं बुलाया गया था कि इसकी नजर, इसकी गंदी नजर, रविशंकर की गंदी नजर उनके ऊपर ना पड़े। किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता। और रविशंकर दीपा के घर भी गए थे, और दीपा के यहां से प्रॉपर बातें भी हो रही थी 2021 तक, मतलब जब उनका डाइवोर्स हो गया था, वहां से तलाक हो गया है, उसके बावजूद दीपा रविशंकर के प्रॉपर कांटेक्ट में थी, इस वजह से कि मेरा डाइवोर्स हो जाए तो शायद उनके साथ हो जाए कुछ। पर बाद में जब मैंने तलाक नहीं दिया तो उसने उसकी दूसरी जगह शादी हुई, दीपा की शादी दूसरी जगह फिर हुई।